हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन रूट। आज मैं अपनी कहानी कहने से पहले आप लोगों से 3 बातें कहना चाहता हूं। पहले नंबर 1 तो यह है कि आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने बहुत प्रोत्साहन दिया और ये प्रोत्साहन मुझे आगे के लिए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और प्रेरणा का स्रोत है। तो इसी तरह से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर भी करें। दूसरा पॉइंट यह है कि हिमालय के हिस्ट्री के बारे में कुछ जो आधुनिक रिसर्च है और उस हिसाब से 47 मिलियन साल पहले हिमालय की उत्पत्ति होना शुरू हुई थी। तो ये में एक करेक्शन है। दूसरा मैं भूल गया था, एडिटिंग एरर कहीं पर हो गई है, कि गुरु द्रोणाचार्य यहां आए थे और उन्होंने यहां आकर तपस्या की थी देहरादून। ये आज की कहानी शुरू करते हैं। पिछली बार 7वीं शताब्दी तक हम आ गए थे और कार्तिकेय शासन के उद्गम की बात कर रहे थे, पर उससे पहले 6वीं 7वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य यहां आए हैं, क्योंकि सम्राट अशोक के समय बुद्ध धर्म का प्रभाव यहां पर काफी बढ़ गया था और उनके आने से हिंदू धर्म का फिर से प्रचार और प्रसार हो। चलिए वापस कार्तिकेय वंश की बात करते हैं। पहले राजा हैं बसंत देव। इनकी राजधानी है जोशीमठ। उस समय कुमाऊं और गढ़वाल को विभाजित करने वाली जो रेखा थी वो अलकनंदा नदी होती थी। सन 1030 के आसपास तक गढ़वाल में जब पंवार राजा काफी शक्तिशाली हो चुके थे तो इन्हें कत्यूरी किंगडम या कार्तिकेय किंगडम को अपनी राजधानी को वहां से जोशीमठ से हटाना पड़ा और ये कुमाऊं में सोमेश्वर वैली में ले आए। कत्यूरों की या कार्तिकेय वंश की जो राजभाषा वो संस्कृत थी, आम बोलचाल की भाषा पाली थी। सन 1191 में नेपाल के एक राजा हैं अशोक चल, जो इनसे कुमाऊं का कुछ हिस्सा ले लेते हैं, युद्ध में जीत लेते हैं और उस पर हो जाता है नेपाल का शासन। सन 1391 उस समय कत्यूरी किंग है ब्रह्मदेव या वीरदेव और हरिद्वार में तैमूर लंग के साथ युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त होते हैं और कत्यूर शासन का लगभग यहीं पर अंत हो जाता है। कत्यूर शासन से जुड़े हुए मेरे पर्सनल या मेरे व्यक्तिगत जो अनुभव है वो ये है कि मेरे मामा लोगों के देवताओं में कत्यूर हैं। तो हम ब्रह्मदेव, जिया रानी, नरसिंह देवता, ये सारी चीजों का अवतरण होते हुए देखा है जब जागीर लगती है पहाड़। एडी में नया शासन शुरू होता है कुमाऊं में, वो है चंद्रवंश का। थोहार चंद पहले राजा हैं जो कैपिटल अपनी राजधानी चंपावत बनाते हैं। 1560 में चंद्रवंश के शासक अपनी राजधानी को अल्मोड़ा ले आते हैं और सन 1790 में महेंद्र चंद जो राजा हैं चंद्रवंश के, ये गोरखा आक्रमण में हार जाते हैं और 1790 में कुमाऊं गोरखा शासन के अधीन हो जाता है। तो ये रही कुमाऊं की बात। अब आते हैं, चलिए गढ़वाल की बात। इधर गढ़वाल में छोटे छोटे साम्राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। ऐसा माना जाता है कि 52 राज्य हुआ करते थे और कुछ लोग 63 कहते हैं, कुछ लेते हैं गढ़ और गढ़िया सब मिला के 293 थे, कुछ कहते हैं 52 गढ़ियां थी, 52 गढ़ थे। यहाँ पे गढ़ों की देश की वजह से इसको गढ़वाल कहा गया। फिर गढ़वाल में उदय होता है पंवार वंश का। उनके बहुत शक्तिशाली राजा हैं भानु प्रताप और सन 888 में एक राजकुमार हैं जो मालवा गुजरात से आते हैं इस प्रदेश में और जो
पंवार राजाओं की राजधानी चांदपुर है, जो कि गैरसैंण के नजदीकी है। वहां राजा से मिलते हैं और ये जो राजकुमार हैं, राजा इनसे, राजकुमार का नाम कनकपाल है, और कनकपाल से अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं और आगे यह शासन वहीं से चलता है। फिर एक शक्तिशाली सम्राट आते हैं 15वीं सदी तक, वो है अजयपाल। अजयपाल को सम्राट कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरे गढ़वाल को पूरी तरह से जीत लिया था और उन्होंने चांदपुर से राजधानी देवलगढ़ बदली, देवलगढ़ से फिर जो श्रीनगर है गढ़वाल का, वहां ये अपनी राजधानी को लिया। लगभग इसी काल में दिल्ली के तख्त पर बहलोल लोदी का शासन है, जिनके संबंध पंवार राजाओं से बहुत अच्छे हैं और वो पंवार राजाओं को शाह की उपाधि देते हैं। 1636 में महाराज महिपत शाह इनका युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं और राजकुमार पृथ्वी नारायण शाह की उम्र उस समय कुल 7 साल की है। तो राज्य का कार्यभार जो संभाल रही हैं वो है रानी कर्णावती। रानी कर्णावती उत्तराखंड के इतिहास में झांसी की रानी की तरह ही इनका जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहादुर रानी है। इन्होंने बहुत बहादुरी से अपने राज्य को संभाला है। सारे आक्रमण इन्होंने बहुत आराम से सारे आक्रमणों को सामना किया है और जीत हासिल की है। रानी कर्णावती का इसलिए भी जिक्र करना चाहिए हमें कि यहाँ पे इनका एक फोर्ट होता था, देहरादून के पास जगह है नवादा, और देहरादून के लिए जो पहली कैनाल बनी है, जैसे बाद में ईस्ट कैनाल कहा गया, वो कैनाल भी इन्होंने जो है रिस्पना रिवर से बनाई थी। और करणपुर इन्हीं के नाम से, जो मोहल्ला करणपुर या बाजार करणपुर है, वो रानी कर्णावती के नाम से ही करणपुर जाना गया। अब दिल्ली के तख्त पर है शाहजहां, और शाहजहां को यह लगता है कि एक महिला शासन कर रही है, कमजोर होगी, तो वो अपने सेनापति नवाजत खां के साथ गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। रानी उनको मैदानी हिस्से में नहीं लड़ती, उन्हें धीरे धीरे हरिद्वार से ऊपर पहाड़ की घाटियों में लाते हैं और फिर उस लड़ाई में नवाजत खां के साथ बहुत सारे जो मुगल सैनिक हैं वो गिरफ्तार होते हैं। रानी का हुक्म होता है कि जो भी सैनिक हैं, ये हारे हुए मुगल सैनिक, इनको दिल्ली वापस नाक काट के भेजा जाए। तो उन सबकी नाक काट ली जाती है दिल्ली वापस भेजने से पहले। तो इसलिए इस रानी को नाक काटी रानी भी कहा जाता है। फिर देहरादून की एक मुख्य घटना 1676 में होती है। गुरु हरिदास के ज्येष्ठ पुत्र गुरु रामराय देहरादून आते हैं और धामावाला मोहल्ला में वो डेरा डालते हैं। गुरु के डेरे की वजह से ही इस देहरादून का नाम डेरा दून, अगर आपको पता होगा, दून का शब्द का मतलब वैली है या घाटी, तो डेरा दून धीरे धीरे देहरादून हो गया। और सन 1699 से 1707 तक धामावाला मोहल्ले में इन्होंने विशाल गुरुद्वारे का निर्माण कराया, जिसे आज हम दरबार साहिब के नाम से जानते हैं। बाहर झंडा साहिब का मेला हर साल में एक बार लगता है। और उस समय के गढ़वाल के जो महाराजा हैं फतेह शाह, उन्होंने इसमें काफी आर्थिक मदद की है। हम वापस थोड़ा कुमाऊं में चलते हैं। 1790 तक कुमाऊं गोरखा शासन के अधीन हो चुका है और सत्ता की भूख बहुत बड़ी भूख है। हम वर्तमान समय में भी ये देख सकते हैं। और जो विजयी सेना होती है ना, दिल मांगे मोर, तो अब उन्हें लगता है कि वो गढ़वाल पर आक्रमण करें। 1791 में वो गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। यह आक्रमण विफल हो जाता है। सन 1803 में फिर गोरखा आक्रमण करते हैं और गढ़वाल राज्य का कुछ हिस्सा अपने शासन में लेने में कामयाब हो जाते हैं। सन 1804 में होती है निर्णायक लड़ाई। गढ़वाल के राजा हैं प्रद्युमन शाह और नेपाली सेना के कप्तान हैं
या सेनापति हैं वीरभद्र। खुड़बुड़ा का वो जो प्रसिद्ध युद्ध है उसमें महाराज प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस तरह से गढ़वाल का विलय हो जाता है नेपाली राज्य में। इस युद्ध से पहले वीरभद्र देहरादून शहर से सहारनपुर रोड की ओर अगर हम आज देखें तो, या दिल्ली का जो रोड है जहां पर टनल है आज, वहां पे आपने काली का मंदिर देखा होगा, तो उसे भद्र काली कहते हैं। तो वीरभद्र ने काली की वहां पर पूजा की। युद्ध में हार के बाद जो राजकुमार हैं श्री सुदन शाह, वो भाग जाते हैं हरिद्वार की ओर, और वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे 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 तराई तक अपने पैर फैला चुकी है, सहारनपुर तक आ चुकी है। तो उनसे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि वो गोरखा राज से गढ़वाल को मुक्त कराएं, तो वो युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका तत्काल तो कोई प्रभाव नहीं होता है। सन 1814 में नाला पानी फोर्ट है गोरखा के पास देहरादून में, तो लड़ाई है गोरखा और अंग्रेजों की। नाला पानी की लड़ाई 1814, 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक पहला अटैक चलता है। और क्योंकि वो फोर्ट बहुत अच्छी तरह से बनाया है, वीरभद्र जो हैं इनके पास 400 सैनिक हैं, और कुल फोर्ट के अंदर, उस किले के अंदर 600 लोग हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। ये सब सैनिक, महिलाएं, बच्चे बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं, और इस युद्ध में लगभग 1300 अफसर और सैनिक अंग्रेजी सेना के वो वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इसका जो एक दुखद या इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि सेकेंड डे की लड़ाई में अपनी जल्दबाजी में मेजर जनरल जिलेस्पी, सर जिलेस्पी, ये वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनके एक सेकेंड इन कमान है उस समय, यंग आयरिश ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक यंग, और ये दोबारा से आज्ञा लेते हैं, दोबारा से ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसके बाद नवंबर में फिर आक्रमण इनके फोर्ट पर कर दिया। नेपाली किले नाला पानी पे जो दूसरा आक्रमण है वो 26 से 30 नवंबर के बीच में होता है। ब्रिटिश सेना अब भी किले को नहीं जीत पा रही, तो करते क्या है, जो किले के अंदर पानी की सप्लाई है, जो पानी आता है, उस स्रोत को ये रोक देते हैं और किले में पानी आना बंद हो जाता है। इस हाहाकार की स्थिति में आधी रात में सेनापति वीरभद्र यह कहते हुए वहां से निकलते हैं कि मैं हारा नहीं हूं, मैं आपसे फिर से लड़ूंगा, और वो जंगल में गायब होके सिरमौर की ओर निकल जाते हैं, हिमाचल की ओर। और इस युद्ध के बाद में गढ़वाल का ये हिस्सा आ तो जाना चाहिए था अंग्रेज शासन के उसमें, पर शर्त ये थी कि गढ़वाल के जो शासक है श्री सुदन शाह, जो अब राजा हो गए हैं, ये उनको 7 लाख रुपए देंगे, जो वो नहीं दे पाते। इसलिए इनको टेहरी रियासत को छोड़ के पूरे गढ़वाल पे और कुमायूं पे, पूरे गढ़वाल पे उस समय शासन हो जाता है अंग्रेज। एक संधि होती है नेपाली शासकों और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है यहां पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो म्यूटिनी के बाद 1857 से ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रॉपरली आई, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन है। एक संधि होती है, और नेपाल जो है आज जो उसका सीमा है, या देश की नेपाल सिंह की जो सीमा है, उस सीमा के अंदर नेपाल को अब रहना पड़ता है। उनसे सिक्किम छूट जाता है। वो सिरमौर जीतते हुए कहते हैं किसी समय तक सतलज तक पहुंच चुके थे। तो ये सब सतलज, हिमाचल का ये हिस्सा, गढ़वाल, कुमायूं, सारा अंग्रेज शासन के अंदर आ जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, टिहरी रियासत को छोड़ के पूरा गढ़वाल ब्रिटिश गढ़वाल कहलाता है, उनके शासन में है, और पूरा कुमाऊं अब उनके शासन में है। तो यहां पर आके शुरू होता है ब्रिटिश राज में। तो हम आज
कि कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं या मुख्य बिंदु हैं अंग्रेजी शासन के समय, उससे मैं कुछ पॉइंट्स को आपसे अगले कहानी में कहूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और प्लीज एंजॉय।